बच्चों हम आपको विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में बता चुके थे, और वो जो विलेयता गुणनफल है केएसपी में आपको उसकी एप्लीकेशन भी सिखा रहा था कि उसके क्या क्या अनुप्रयोग है। आपको याद होगा हम 3 या 4 एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन है वो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, और जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है गुणात्मक विश्लेषण। ये बेसिकली गुणात्मक विश्लेषण की बात करें तो ये आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट है। आप इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। लेबोरेटरी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर रेडिकल्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल हैंड है, मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हमने लिखा गुणात्मक विश्लेषण। इसको बोल दिया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको बोल दिया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज हम आपसे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी में बोल दिया जाता है गुणात्मक विश्लेषण। देखिए लवण जो होता है ना, लवण बेसिकली लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार को मिलके, अम्ल और क्षार से मिलके लवण बनता है। तो हमने ये बोला कि जो लवण है ना, लवण के अंदर बेसिकली 2 रेडिकल होते हैं, इसका मतलब 2 मूलक होते हैं। एक तो होता है क्षारीय मूलक और एक होता है अम्लीय मूलक। तो लिखा मैंने लवण जो है इसके अंदर 2 मूलक होते हैं, एक तो होता है क्षारीय मूलक और एक होता है अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक किसे बोला जाता है, क्षारीय मूलक किसे बोलते हैं, जो क्षार से हमको मिलता है, जो बेस से मिलता है उसको बोला जाता है क्षारीय मूलक, और जो हमको अम्ल से मिलता है उसको बोल दिया जाता है अम्लीय मूलक। जैसे क्षारीय मूलक ऐसे मूलक जो क्षार से संबंध रखते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे मूलक जो क्षार से प्राप्त होते हैं। जैसे Cu+2, आपको पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड से आपको कॉपर+2 मिल जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड से आपको जिंक+2 मिल जाएगा, Na हाइड्रोक्साइड से आपको Na+2 मिलेगा। तो ये जो होता है ना Cu+2 हुआ, जिंक+2 हुआ, Na+2 हुआ, इनको बोल दिया जाता है ये हमारे बेसिक रेडिकल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अम्लीय मूलक की बात करें तो अम्लीय मूलक किसे बोला हमने, ऐसे मूलक जो अम्ल से संबंध रखते हैं या जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उनको बोल दिया जाता है अम्लीय मूलक। जैसे एसिटिक एसिड है ना, तो एस्टेटाइन उससे मिलेगा, तो देख लीजिए CH3COO नेगेटिव, यानी जो एस्टेटाइन है वो हमारा अम्लीय मूलक होता है। HCl से हमको मिलेगा Cl-, HBr से मिलेगा हमको Br-, H2S से मिलेगा हमको S-2 सल्फाइड आयन। इसका मतलब ये जो ना एस्टेटाइन हुआ, Cl- हुआ, Br- हुआ, S-2 हुआ, इनको बोल दिया जाता है एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक। तो 2 टाइप के हमारे पास रेडिकल है, एक होता है बेसिक रेडिकल, एक होता है हमारा एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल किसे बोल रहे हैं, जो रेडिकल हमें बेस से मिलते हैं वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, और जो हमको एसिड से मिलेंगे उनको बोल दिया जाता है एसिडिक रेडिकल, ठीक है। अब ये जितने भी रेडिकल है ना, इनको मैंने क्या किया, इनको हमने इनका जो केएसपी मान होता है उस केएसपी मान के आधार पर इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो उसके बारे में समझा देता हूं मैं आपको। टेबल देखिए, ये जो हमने टेबल बनाई ना, इसमें पहले जो टेबल है उसके अंदर लिखा हमने समूह क्रम, इसके अंदर हमने ग्रुप बना दिए। ग्रुप कौन कौन सा बनाया, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड के अंदर 2 बना दिए, सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए और सेकंड बी बना दिया। उसके बाद थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप, हमने टोटल इनको 0 से लेके 6 तक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दूसरा जो कॉलम है इसके अंदर हमने लिखा, उसके अंदर हमने लिखा ये जो रेडिकल है क्षारीय, मतलब कौन कौन सा, अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सा रेडिकल आपने रखा। जैसे जो 0 ग्रुप होता है, 0 ग्रुप के अंदर हमारा अमोनियम आयन इसमें रेडिकल होता है, अमोनियम आयन NH4+ 0 ग्रुप के अंदर होता है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से रेडिकल आते हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से रेडिकल आते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारा रेडिकल आता है Ag+, Hg2+2। देखो मरकरी के 2 होते हैं, एक होता है मर्क्यूरस, एक होता है मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस होता है Hg2+2 और मर्क्यूरिक होता है Hg+2। मतलब मर्क्यूरस के अंदर मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, मर्क्यूरिक के अंदर मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर एक तो Ag+ आयन है, एक मर्क्यूरस आयन है, मर्क्यूरस +1 वाला आयन है, उसके साथ में लेड +2 आयन होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट ग्रुप के अंदर। सेकंड ए ग्रुप के अंदर हमने रखा मर्क्यूरिक आयन Hg+2, Pb+2, Bi+3, बिस्मथ +3, कॉपर+2 और कैडमियम+2। ये हमारे पास है सेकंड ग्रुप के अंदर। सेकंड बी जो ग्रुप है इसके अंदर लिखा As+3, आर्सेनियम+3, Sb+3, Sb+3, Sn+2, Sn+4, ये हमारे पास सेकंड बी ग्रुप के अंदर आते हैं। थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास है Fe+3, एल्यूमिनियम+3, एंड क्रोमियम+3। फोर्थ ग्रुप के अंदर हमने ले लिया
जिंक +2, Mn +2, कोबाल्ट +2, Na +2, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप के अंदर हमने ले रखा है, फिफ्थ ग्रुप में बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम +2। जो सिक्स ग्रुप है इसके अंदर है Mg+2। ये हमारे 0 से लेके 6 तक मैंने आपको ग्रुप बता दिया, कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा रेडिकल है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चलिए अब आपको ये समझाते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखा समूह अभिकर्मक, मतलब इस रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए आप क्या उसके अंदर अभिकर्मक काम में लेंगे। तो जो जीरो ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, हम NOH मिला देते हैं या उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। NOH मिलाएंगे या तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम NOH मिला देंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको गर्म भी करना पड़ता है। तो वहां से अगर अमोनिया गैस निकलती है तो हमको पता लग जाएगा इसके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो अमोनियम आयन का कैसे पता लगेगा, आपको जो भी मिक्सचर दे रखा है उसके अंदर आप सबसे पहले तो जीरो ग्रुप को ही टेस्ट करोगे ना। तो जीरो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर NOH मिलाएंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, और जरूरत है तो थोड़ा सा उसको हीट भी कर देंगे। अगर वहां से अमोनिया गैस निकलती है तो हमको पता लग जाएगा इस मिक्सचर के अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर मिलाया जाता है तनु HCl। सेकेंड ग्रुप के अंदर सेकेंड ए और सेकेंड बी के अंदर हम मिलाते थे तनु HCl मिलाना है, उसके साथ में H2S गैस मिलाई जाती है। थर्ड ग्रुप के अंदर हम मिलाएंगे NH4OH, उसके साथ में NH4Cl मिलाएंगे। अब फोर्थ ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, फोर्थ ग्रुप के अंदर हमने H2S प्लस NH4OH प्लस NH4Cl मिलाया जाता है। जो फिफ्थ ग्रुप है उसके अंदर हमने ले लिया अमोनियम कार्बोनेट प्लस NH4OH, और जो सिक्स ग्रुप है इसके अंदर हमने ले लिया Na2HPO4 प्लस NH4OH हमने ले लिया है। ये इसके असमूह अभिकर्मक होते हैं। ऑक्सीजन का पता कैसे लगेगा, जीरो ग्रुप के अंदर तो अमोनिया गैस निष्कासित होगी तो पता लग जाएगा जीरो। जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो रेडिकल है उनका ऑक्सीजन क्लोराइड ग्रुप में होता है। सेकंड ग्रुप वाले जो है सेकंड ए, सेकंड बी, और जो फोर्थ वाले है ना, इनका अवक्षेपण होता है सल्फाइड के रूप में। आप देख लीजिए, सेकंड ए का अवक्षेपण होगा सल्फाइड के रूप में, सेकंड बी का भी सल्फाइड के रूप में, और फोर्थ का भी सल्फाइड के रूप में। हाँ, जो थर्ड नंबर पे जो तीसरा ग्रुप है इनका अवक्षेपण होगा हाइड्रोक्साइड के रूप में, पांच वाले का होगा कार्बोनेट के रूप में, और यहाँ पर MgNH4PO4 का सफेद व्हाइट PPT प्राप्त होता है। तो अब इन्हीं को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको जो टेबल में लिखा है वो समझा दिया कि टेबल में क्या लिख रखा है। चलिए जी, अब हम वन बाय वन करके बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बोला कि जो सेकंड ग्रुप है, अब सेकंड ग्रुप के अंदर में सेकंड ए सेकंड बी दोनों को लेके बात कर लेता हूँ। सेकंड ग्रुप के ये रेडिकल है, ये सारे इसके अंदर सेकंड ए सेकंड बी दोनों मैंने ले लिए हैं। देखो सेकंड ग्रुप को लिया मैंने, ये सेकंड ग्रुप लिया। सेकंड ग्रुप में जो लिखा ना सेकंड ए सेकंड बी, उनके सारे रेडिकल लिख दिए। अब इसमें सेकंड में भी क्या है कि जो लेड +2 है, Bi+3 है, He+2 है और कॉपर +2, इनका जो अवक्षेपण होगा वो हमको काला अवक्षेप मिलेगा, मतलब होगा तो सल्फाइड के रूप में, पर इनका जो अवक्षेप मिलेगा वो मिलेगा काले कलर का। ये लिखा ना अवक्षेप का रंग काला। कैडमियम +2 आर्सेनिक +3 का जो अवक्षेप मिलेगा सल्फाइड का तो मिलेगा, पर वो मिलेगा पीला कलर, वो जो अवक्षेप मिलेगा वो पीले कलर का मिलेगा। Sb+3 का कलर मिलेगा नारंगी, Sn+2 का मिलेगा भूरा, और Sn+4 का मिलेगा पीला। ये इनके कलर्स होते हैं। ये हमने सेकंड ग्रुप के सल्फाइड के अवक्षेप के कलर बता दिए। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप में एक तो हमने लिया था जिंक +2, कोबाल्ट +2, Mn+2, निकल +2, ये लिया ना। इसमें भी जो निकल का सल्फाइड बनेगा उसका अवक्षेप होता है सफेद कलर का, कोबाल्ट +2 और Mn+2। कोबाल्ट और मैग्नीज का जो सल्फाइड बनेगा इसका कलर होता है काला, और निकल का जो सल्फाइड बनेगा उसका कलर होता है हल्का भूरा, ठीक है। देखो मैंने आपसे बोला कि जो सेकंड ग्रुप है और जो फोर्थ ग्रुप है, इनके जो धातु आयन है, इनके जो रेडिकल है, इनका अवक्षेपण सल्फाइड के रूप में होता है। इसका सेकंड वाले भी सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होंगे, फोर्थ वाले भी सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड वाले जो रेडिकल है उनके सल्फाइड का केस भी, अगर हम फोर्थ वाले ग्रुप के जो रेडिकल है उनके सल्फाइड के केस भी मान देखें तो हम आपको बता देते हैं फोर्थ वाले जो ग्रुप है उनके धातु जो सल्फाइड है उनका केस भी मान सेकंड वाले धातु सल्फाइड के केस भी मान से ज्यादा होता है। समझ लेना, फोर्थ वाले जो ग्रुप के अंदर धातु सल्फाइड है, फोर्थ ग्रुप के जो धातु सल्फाइड है उनका केएसपी मान सेकंड वाले जो ग्रुप है उसके जो धातु सल्फाइड है उनके मान से ज्यादा होता है। तो ये बात मैंने लिख दी है। सेकंड समूह के धातु सल्फाइड के केएसपी का मान कम होता है,
फोर्थ ग्रुप के धातु सल्फाइड के केस पे कॉमन अधिक होता है। ये बात अपने दिमाग फिट कर लो कि सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल हैं ये सल्फाइड ग्रुप में अवक्षेपित होंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये बता रहे कि सेकंड ग्रुप के जो धातु सल्फाइड है और जो फोर्थ ग्रुप के धातु सल्फाइड है उनमें से जो केस भी मान है वो फोर्थ वालों का ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए जी, इस पे एक सवाल भी लिख दिया, निम्न में से किस धातु सल्फाइड का केस पे अधिकतम होगा। अब देखो उधर एक तरह का है जिंक सल्फाइड, एक तरह का है पीबीएस, एक HGS और एक तरह का है CDS। अब आपको बता देते हैं जिंक जो है वो फोर्थ ग्रुप में है, लेड, Hg और कैडमियम ये हमारे सेकंड ग्रुप में, तो फोर्थ वाले को केस भी मान तो सेकंड वाले से ज्यादा होगा ना, इसलिए इसका आंसर दे दिया जाएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हमें क्या करना है, देखो अब हम ग्रुप एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सेकंड ग्रुप पे आ जाते हैं। हम सेकंड ग्रुप पे आए, सेकंड ग्रुप में आपको बता दिया कि जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनका जो अवक्षेपण है वो सल्फाइड के रूप में होगा। तुमने क्या किया, जो भी हमें मिक्सचर दे रखा था तो सेकंड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना था, उसके लिए क्या कर दे, उसमें से हम H2S गैस पास करेंगे। तो H2S गैस पास करने से होगा क्या, हमको वहां से सल्फाइड आयन मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा, सल्फाइड आयन मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि धातु आयन तो हमारे पास है ही सही, सल्फाइड आयन मिलेगा। तो जैसे धातु आयन की सांद्रता सल्फाइड की सांद्रता का जो गुणनफल है, आयनीय गुणनफल, जैसे उसके केस भी मान से ज्यादा होगा, सेकंड ग्रुप का अवक्षेप आएगा नहीं आएगा, तो बिल्कुल आने वाला है। पर हम क्या करते हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर जब हम H2S मिलाते हैं तो H2S मिलाने से पहले उसके अंदर हम डाइल्यूट HCl पहले मिला देते हैं। डाइल्यूट HCl मिलाने का फायदा क्या होगा कि जैसे आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो डाइल्यूट HCl मिलाया आपने, H2S गैस मिलाने से पहले अगर आप डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, आपने H2S मिलाने से पहले अगर डाइल्यूट HCl मिला दिया तो H+ आयन क्या होगा, कॉमन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, H2S का आयनन कम होगा तो सल्फाइड आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। यानी इसका फायदा ये होगा कि सेकंड ग्रुप का जब हम ग्रुप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जो सल्फाइड है वो हम केवल सेकंड ग्रुप के ही मिले, फोर्थ के सल्फाइड अवक्षेपित ना हो जाए। यार अगर सल्फाइड आयन की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो होगा क्या, सेकंड ग्रुप के भी सल्फाइड का अवक्षेप बढ़ा जाएगा, सेकंड के साथ साथ फोर्थ का भी अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। पर हम क्या चाह रहे हैं, अवक्षेप केवल सेकंड का हो, फोर्थ का नहीं हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, H2S गैस मिलाने से पहले उसके अंदर तनु HCl मिला देते हैं। तो तनु HCl क्या करेगा, उस H2S का आयनन कम करेगा। इसकी वजह से होगा क्या, वो जो आयनीय गुणनफल है वो सेकंड वाले से तो ज्यादा हो जाएगा पर फोर्थ वालों से कम रहेगा। इसका मतलब सेकंड ग्रुप का ही अवक्षेप होगा, फोर्थ वाले का नहीं होगा। ये बात हमने लिख भी दी है। देखो सेकंड समूह के गुणात्मक विश्लेषण हेतु H2S गैस प्रवाहित करने से पहले विलयन में तनु HCl की उपस्थिति अनिवार्य है। कारण समायन प्रभाव के कारण H2S का आयनीकरण कम होगा, अतः सल्फाइड की सांद्रता कम हो जाती है। कम होने का मतलब फोर्थ वालों से कम हो रही है पर सेकंड वालों से तो ज्यादा ही है। अतः सेकंड समूह के धातु सल्फाइड का कम केएसपी मान के कारण अवक्षेपित हो जाएगा, जबकि फोर्थ समूह का धातु सल्फाइड उच्च केएसपी मान के कारण अवक्षेपित नहीं होगा। मैंने आपसे बोला ना, फोर्थ वालों का केएसपी मान ज्यादा है तो फोर्थ वाले का अवक्षेप नहीं होगा, सेकंड वालों का अवक्षेप हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, सेकंड ग्रुप का अवक्षेपण करते समय हम H2S मिलाएंगे, पर H2S मिलाने से पहले उसके अंदर डाइल्यूट HCl मिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। कई बार ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं कि आप सेकंड ग्रुप का जब एनालिसिस करते हो तो आपने H2S गैस से पहले डाइल्यूट HCl मिलाया। कुछ ऐसे बोल देते हैं कि डाइल्यूट HCl आपको तो कॉमन आयन करना था ना, तो H+ आयन ही तो लाना था। तो बोलते हैं कि तनु HCl की जगह अगर HNO3 मिला दे तो क्या फिर भी होगा क्या? HCl क्या मिला दिया, बोल रहे कि तनु HNO3 मत मिलाओ, सॉरी तनु HCl मत मिलाओ, इसकी जगह आप HNO3 मिला दो तो भी क्या हम सेकंड का अवक्षेप कर सकते हैं? तो हम HNO3 नहीं मिला सकते। उसका कारण सुनो, HNO3 क्या एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा, वो जो आपने H2S गैस पास करी ना, उस H2 गैस वो जो H2S है, उस H2S में जो सल्फाइड आयन है उसका ऑक्सीकरण करके और सल्फाइड से वो कोलाइड सल्फर बना देता है और कोलाइड सल्फर एक पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो ये लिखा मैंने
HNO3 का प्रयोग सेकंड समूह के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि HNO3 ऑक्सीकारक अभिकर्म के अतः H2S को कोलाइडल सल्फर के पीले अवक्षेप में ऑक्सीकृत कर देता है। ये लीजिए H2S HNO3 का, आप अगर HCl की जगह HNO3 मिला दोगे ना तो HNO3 ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा तो ये H2S को ऑक्सीकृत करके और ये बना देगा कोलाइडल सल्फर पीला कलर का। मतलब आप अवक्षेप नहीं मिलेगा, अवक्षेप तो मिलेगा, मतलब अवक्षेप किसका मिलेगा, सल्फर का मिलेगा, धातु का धातु आयन का अवक्षेपण आपको नहीं मिलेगा, धातु सल्फाइड का अवक्षेप नहीं मिलेगा और ये सल्फर का कोलाइडल विलीन बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं सेकंड ग्रुप के अंदर हम केवल डाइल्यूट HCl ही काम में लेंगे, उसकी जगह HNO3 काम में नहीं लेंगे। कई बार ऐसा भी बोल देता है कि तनु HCl की जगह चलो HNO3 तो नहीं मिला सकते, हाँ अगर H2SO4 मिला दे तो क्या H2SO4 मिला सकते हैं क्या, तो इसका भी आंसर सुनो। अगर आपने क्या काम किया, अगर आपने सेकंड ग्रुप के अंदर तनु HCl H2S के साथ में H2SO4 मिला दिया तो H2SO4 क्या करेगा, वो जो धातु आयन है H2SO4 को सेकंड समूह के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है क्योंकि यह अगर आपने सेकंड ग्रुप के अंदर उस तनु HCl की जगह H2SO4 मिला दिया तो ये H2SO4 क्या करेगा, वो जो धातु आयन है उन धातु आयन के साथ मिलकर धातु सल्फेट बना लेता है और ये हो जाता है अघुलनशील धातु सल्फेट बना लेता है क्योंकि ये अघुलनशील धातु सल्फेट बनाता है। उसके साथ मिलके क्या करेगा, अघुलनशील धातु सल्फेट बना लेगा जिनका आगे आइडेंटिफाई करना और ही मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि यह अघुलनशील धातु सल्फेट बनाता है जिसकी पहचान करना संभव नहीं है। तो ये तो हमने आपकी बात करी सेकंड ग्रुप के बारे में। तो सेकंड ग्रुप का याद हो गया, तो सेकंड ग्रुप में क्या करना है, वापस रिवाइज कर देता हूं। तो सेकेंड ग्रुप का अवक्षेप प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, उसमें से ये तो समझ में आ गया सेकेंड वालों का जो अवक्षेपण है वो सल्फाइड के रूप में होता है। तो आप क्या करेंगे, वो जो भी मिश्रण दे रखा है उसमें से H2S गैस पास करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखना H2S गैस मिलाने से पहले तनु HCl मिलाया जाता है। उसका कारण क्या है कि सेकेंड ग्रुप में सेकेंड का ही अवक्षेप हो, फोर्थ वाले का नहीं हो, इसलिए तनु HCl मिलाना जरूरी होता है। हाँ, फिर दो सवाल और बनाए थे, क्या हम HNO3 मिला सकते हैं, तो उसका जवाब तो ये आया कि HNO3 ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। अगर आपने HNO3 मिला दिया तो वो जो H2S है उससे हमको कोलाइडल सल्फर मिल जाएगा, तो HNO3 नहीं मिला सकते। दूसरा सवाल ये पूछा गया क्या H2SO4 मिला सकते हैं क्या, तो उसका जवाब ये आया कि जो धातु आयन है वो H2SO4 साथ मिलके अघुलनशील धातु सल्फेट बना लेते हैं जिनको आगे आइडेंटिफाई करना और ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए तनु HCl ही मिलाना है। ये हमने आपसे सेकंड ग्रुप के बारे में बात करी। चलो अब फर्स्ट ग्रुप पे आता हूं मैं वापस। फर्स्ट में पता है फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल थे, तो फर्स्ट ग्रुप में एक तुम्हारे पास Hg2+2 था, एक हमारे पास Hg+ है और एक हमारे पास में Pb+2 है। हम फर्स्ट ग्रुप का अवक्षेपण के लिए पता है क्या करते हैं, इसमें तनु HCl मिलाते हैं। तो जैसे तनु HCl मिलाएंगे क्या होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, अगर मर्क्यूरस आयन है तो मर्क्यूरस क्लोराइड का PPT हो जाएगा, अगर सिल्वर है तो HgCl का PPT बन जाएगा और लेड आयन है तो लेड क्लोराइड का PPT। इसका मतलब इसमें तो तनु HCl मिलाया जाता है। अब देखो आपने देखा हमने जो लेड है ना, जो लेड है लेड+2 है, इस लेड आयन को मैंने फर्स्ट ग्रुप में भी रखा है, उसके साथ साथ इस लेड आयन को मैंने सेकंड ग्रुप में भी रखा है। अभी बताया ना, ये देखो सेकंड ग्रुप है ना, ये आपका ये सेकंड ग्रुप का, ये देखो सेकंड ग्रुप में भी लेड आयन है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेड आयन को फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं और लेड आयन को हम सेकंड ग्रुप में भी रखते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि लेड आयन को फर्स्ट में भी रखा जाता है, फर्स्ट के साथ साथ लेड को सेकंड में भी रखा जाता है, ऐसा क्यों, इसका कारण सुन लो। लेड क्लोराइड, लेड लिखा, लेड को फर्स्ट समूह के साथ साथ सेकंड में भी रखा जाता है क्योंकि देखो लेड फर्स्ट समूह में अधिक केएसपी के कारण लेड सल्फाइड, लेड जो होता है ना, लेड इसका जो लेड क्लोराइड जो होता है ना भाई, फर्स्ट ग्रुप में तो जो लेड है ना, फर्स्ट ग्रुप में तो हम क्या मिला रहे हैं, तनु HCl मिला रहे हैं, तो जो भी मिलेगा क्लोराइड मिलेगा। तो जो लेड क्लोराइड होता है इसका केएसपी मान थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस वजह से होता क्या है कि हमारा जो लेड है ना वो पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रुप में अवक्षेपित नहीं हो पाता क्योंकि लेड फर्स्ट समूह में अधिक केएसपी के कारण लेड क्लोराइड के रूप में आंशिक रूप से अवक्षेपित होता है। मतलब इसका जो लेड का जो क्लोराइड है इसका केएसपी मान थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से इसका अवक्षेपण हमको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, इसलिए हम लेड को फर्स्ट के साथ साथ सेकंड में रखते हैं क्योंकि जो लेड सल्फाइड होते हैं ना उनका केएसपी मान
कम होते हैं ना, इसलिए उनका इस लेड का जो अवक्षेपण है, लेड को हमने फर्स्ट में भी रखा, लेड को हमने सेकंड में भी रखा। इसका उत्तर ये देना है कि जो फर्स्ट ग्रुप में जो अवक्षेपण है वो क्लोराइड के रूप में मिलते हैं, और जो लेड क्लोराइड है उसका केएसपी मान कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर पूर्ण रूप से अवक्षेपित नहीं हो पाता, इसलिए हम लेड आयन को फर्स्ट के साथ साथ सेकंड ग्रुप में भी रख देते हैं। क्योंकि लेड फर्स्ट समूह में अधिक केएसपी के कारण लेड क्लोराइड के रूप में आंशिक रूप से अवक्षेपित होता है, इसी कारण इसे सेकंड समूह में भी सम्मिलित किया जाता है, जहां पर ये लेड सल्फाइड के रूप में पूर्ण रूप से अवक्षेपित हो जाता है, लेड सल्फाइड के रूप में। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम फोर्थ ग्रुप पे आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा, सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड के बारे में भी बात करते हैं। फोर्थ किस लिए बात करें? क्योंकि सेकंड के भी सल्फाइड मिलते हैं, फोर्थ के भी सल्फाइड मिलते हैं, तो फोर्थ पे आ जाते हैं। हाँ, फोर्थ वाले भी जो सल्फाइड है इनका केएसपी मान सेकंड वालों के सल्फाइड के केएसपी मान से ज्यादा होता है। अगर आपको फोर्थ का ही अवक्षेपण करना है तो आपको सल्फाइड आयन की सांद्रता ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो उनका जो आयनिक गुणनफल है वो केएसपी से ज्यादा होगा, तभी तो अवक्षेप मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, फोर्थ ग्रुप के अंदर हम भाई सल्फाइड के रूप में अवक्षेप मिलेगा तो H2S गैस तो पास करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे हमको सल्फाइड मिलेगा, पर H2S के साथ साथ हम वहां पर मिलाएंगे NH4OH। NH4OH मिलाने से होगा क्या, NH4OH मिलाया तो ये हो गया अब विषम आयन प्रभाव, यहाँ से तो H+ मिलेगा और NH4OH में OH आयन देगा, विषम आयन मिला। विषम आयन मिलने की वजह से होगा क्या, विषम आयन मिलने की वजह से हमारा जो साम्य है वो आगे बढ़ेगा, यानी सल्फाइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी। H2S का आयनन बढ़ेगा, इसकी वजह से सल्फाइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी, तो सल्फाइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो होगा क्या, इसका जो आयनिक गुणनफल है जैसे फोर्थ वालों के केएसपी से ज्यादा होगा, इसका अवक्षेप मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। फोर्थ ग्रुप के अंदर हम जब H2S गैस मिलाते हैं तो H2S गैस मिलाने से पहले NH4OH मिलाते हैं, कारण क्योंकि इसका आयनिक गुणनफल फोर्थ वालों के केएसपी मान से भी ज्यादा करना है, इसलिए हम NH4OH मिलाते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप के अंदर हम सल्फाइड की सांद्रता कम करने के लिए वहां पर तनु HCl मिलाते हैं। लिख दिया मैंने। फोर्थ समूह गुणात्मक विश्लेषण में H2S गैस प्रवाहित करने से पहले NH4OH की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके कारण H2S का आयनन अधिक होता है, फलस्वरूप सल्फाइड आयन की अधिक सांद्रता प्राप्त होगी। अतः फोर्थ समूह धातु आयन जिनके केएसपी का मान अधिक होता है वो आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। फोर्थ वालों के केएसपी मान ज्यादा है ना, इसलिए उनका आयनिक गुणनफल हमें ज्यादा चाहिए, उसके लिए सल्फाइड की सांद्रता भी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा सांद्रता करने के लिए हमको करना पड़ता है विषम आयन प्रभाव, इसीलिए हम वहां पर NH4OH मिला देते हैं। तो याद कर लेना, सेकंड ग्रुप में मिलाते हैं H2S के साथ डाइल्यूट HCl, फोर्थ ग्रुप में मिलाते हैं H2S के साथ में NH4OH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बना दिया, निम्न में से किस स्थिति में अवक्षेप प्राप्त होगा? देख लीजिए, पहला दे रखा है COCl2 + HCl + H2S। अवक्षेप पूछ रहा है किस स्थिति में अवक्षेप मिलेगा। सेकंड दे रखा है ZnCl2 + HCl + H2S। थर्ड दे रखा है CuCl2 + HNO3 + H2S। देखो उधर इसमें COCl2 का मतलब कोबाल्ट +2 के बारे में बात करें तो पहले ये देखो, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट कौन से ग्रुप में आता है, तो कोबाल्ट का ग्रुप देखते हैं। चलो जी, ये देख लीजिए, कोबाल्ट की बात करें, आपका जो कोबाल्ट है वो फोर्थ ग्रुप में आ रहा है, ये फोर्थ ग्रुप में आ रहा है, कोबाल्ट फोर्थ ग्रुप में आ रहा है ना। अब फोर्थ ग्रुप वाले के लिए क्या करोगे, H2S के साथ में अम्लीय माध्यम रखोगे या क्षारीय माध्यम रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है अब फोर्थ ग्रुप वाले के तो NH4OH का मतलब क्षारीय माध्यम होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, COCl2 यानी कोबाल्ट आयन है, कोबाल्ट है ना, ये तो फोर्थ ग्रुप के अंदर है, तो आपको H2S तो मिलाना ही था, पर H2S के साथ में आपको NH4OH मिलाना था, इसने क्या मिला था, HCl। इसका मतलब पहले का अवक्षेपण तो नहीं होगा, तो पहला तो हो नहीं सकता, इसका अवक्षेप मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, ZnCl2 मतलब जिंक आयन है, जिंक भी फोर्थ ग्रुप में आता है, और इसने क्या किया, H2S के साथ HCl मिलाया, इसका मतलब इसका भी अवक्षेप नहीं होगा। पता है फर्स्ट और सेकंड का अवक्षेप कब होता, जब यहाँ HCl की जगह NH4OH होता, यहाँ पर भी HCl की जगह NH4OH होता, तो इनका अवक्षेप आ जाता, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी होगा। थर्ड पे चले, थर्ड CuCl2 कॉपर +2, ये तो सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में H2S, ये तो ठीक है, पर आपने HNO3 मिला दिया, तो अब क्या होगा, HNO3 मिला दिया तो हम क्या कहेंगे कि हाँ हमको अवक्षेप इसका तो नहीं मिलेगा, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप तो नहीं मिलेगा,
कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप तो थर्ड में भी नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर कोलाइडल सल्फर का अवक्षेप मिल जाता ना, बोला था ना H2S के साथ HNO3 मिला दोगे तो HNO तो एक ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर जो कोलाइड, ये जो सल्फाइड आयन है, इस सल्फाइड आयन को किस में बदल देगा, कोलाइडल सल्फर में बदल देगा। मतलब थर्ड वाले में इसने सवाल में क्या पूछा, निम्न में से किस अवक्षेप मिलेगा, अवक्षेप पूछ रहा है ना, तो कोलाइडल सल्फर भी तो अवक्षेप ही है। हाँ, अगर ये बोलता है निम्न में से किस स्थिति में धातु सल्फाइड का अवक्षेप मिलेगा, तो धातु सल्फाइड का अवक्षेप तो किसी में भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं आंसर देते। पर इसने बोला अवक्षेप किस में मिलेगा, तो यार थर्ड में अवक्षेप तो मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर कोलाइडल सल्फर का अवक्षेप मिलता है, तो आंसर दिया जाएगा थर्ड, ये थर्ड आंसर दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी दिया मैंने। HNO3 प्लस H2S के कारण अवक्षेप प्राप्त होता है, ना कि CaCl2 के कारण अवक्षेप मिलेगा। ये लिख दिया ना, H2S से कोलाइडल सल्फर मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है जी। एक और लिया हमने, निम्न में से किस स्थिति में अवक्षेप प्राप्त होगा, कौन सी स्थिति में अवक्षेप मिलेगा, NiCl2 प्लस NH4OH प्लस H2S, Ni+2 ये आपके फोर्थ ग्रुप का है, H2S का NH4OH मिला, इसका मतलब इसमें मिलेगा। नेक्स्ट CdCl2 प्लस HCl प्लस H2S, इसमें भी आपको अवक्षेप मिलेगा। HgCl2 प्लस NH4OH प्लस H2S, Hg+2 ये सेकंड ग्रुप में होता है, और आपने H2S के साथ NH4OH मिला दिया तो भी क्या हुआ, अवक्षेप तो मिलेगा ना, अवक्षेप तो Hg का मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे फोर्थ आंसर दिया जाएगा। भाई अवक्षेपण के लिए क्या जरूरी है, आयनिक गुणनफल का मान KsP मान से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें तो और अच्छी बात होगी, इसमें तो सल्फाइड आयन की सांद्रता और ज्यादा होगी, तो इसका और Hg मरकरी का इसका KsP मान तो वैसे बहुत कम होता है, तो इसमें तो फटाफट अवक्षेप आ जाएगा, तो आंसर देंगे फोर्थ, इसका फोर्थ आंसर दिया जाएगा। चलिए, हमने आपको फर्स्ट ग्रुप बता दिया, जीरो ग्रुप में तो कुछ था ही नहीं, वहां तो NH मिलाते थे, अमोनिया गैस निकल गई तो अमोनियम आयन होगा। फर्स्ट ग्रुप की बात होगी, सेकंड ग्रुप की बात होगी, फोर्थ की आपसे बात होगी, थर्ड रह गया। अब अपन थर्ड ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो थर्ड ग्रुप के अंदर हमारे रेडिकल कौन कौन से हैं, तो थर्ड समूह के अंदर हमारे पास है एल्यूमिनियम+3, Fe+3 एंड क्रोमियम+3, ये हमारे पास 3 रेडिकल है, ठीक है। थर्ड ग्रुप का समूह अभिकर्मक क्या है, पहली बात तो ये बता देते हैं। जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड जो ग्रुप है, इनका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है, तो हम इसके अंदर NH4OH मिलाएंगे, तो NH4OH हमको OH आयन दे देता है, ठीक है। पर इसमें भी क्या करते हैं, जब NH4OH मिलाते हैं तो NH4OH मिलाने से पहले हम NH4Cl मिला देते हैं, और इसके अंदर कुछ बूंदे हम HNO3 की मिला देते हैं। तो हमने बोला इसका समूह अभिकर्मक है HNO3, NH4OH और NH4Cl। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। देखो थर्ड जो ग्रुप है, इसके अंदर हमारा आयरन है। अब आयरन एक तो Fe+2 होता है और एक आयरन Fe+3 होता है। आपको एक बात बता देते हैं, जो फेरस हाइड्रोक्साइड है यानी जो Fe+2 है, इसका KsP मान उच्च होता है, और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है यानी Fe+3, इसका KsP मान निम्न होता है, ठीक है। सुनो, अब थर्ड ग्रुप में जो आयरन है ना, थर्ड समूह में आयरन का अवक्षेप निम्न KsP के मान के कारण फेरिक हाइड्रोक्साइड का KsP मान कम होता है और फेरस हाइड्रोक्साइड का KsP मान उच्च होता है। तो थर्ड ग्रुप में आयरन का जो अवक्षेपण होगा वो सारा का सारा अवक्षेपण होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में। किसके रूप में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड का KsP मान कम होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो कुछ आयरन अगर आपका फेरिक रहे Fe+2 है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ बूंदे HNO3 की मिला देते हैं, तो HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, तो ये वो जो फेरस है उस फेरस को फेरिक में बदल देगा, और थर्ड ग्रुप के अंदर आयरन का पूरा अवक्षेप मिल जाता है। तो लिखा हमने थर्ड समूह में आयरन का अवक्षेपण इसके निम्न KsP मान के कारण फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में ही होता है। यह फेरस हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित नहीं होता क्योंकि इसका KsP मान उच्च होता है, ठीक है। तो थर्ड समूह में फेरस को फेरिक में ऑक्सीकृत करने के लिए HNO3 प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि तीसरे ग्रुप के अंदर NH4OH और NH4Cl के साथ में HNO3 क्यों मिलाया जाता है, तो इसका कारण बता रहा हूं।
HNO3 क्या करेगा कि जो फेरस है उस फेरस को फेरिक में बदल देगा, क्योंकि क्या होता है जो फेरस हाइड्रोक्साइड है उसके KSP मान ज्यादा होते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का KSP मान कम होता है, तो थर्ड ग्रुप के अंदर जो आयरन है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होता है। तो हम क्या करते हैं उस फेरस को फेरिक में बदल देते हैं, इस वजह से हमारा आयरन पूरी रूप से अवक्षेपित हो जाएगा, इसलिए इसमें HNO3 काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आप इसमें भी कहेंगे कि आपने NH4OH तो मिलाया OH आयन देने के लिए, पर NH4OH के साथ में आपने NH4Cl क्यों मिलाया, उसका कारण भी सुनो। तो ये तो थर्ड ग्रुप है। अब आपको बताएं फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और जो सिक्स ग्रुप है उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ग्रुप के जो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका KSP मान थर्ड वालों से ज्यादा होता है। फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स ग्रुप के जो धातु हाइड्रोक्साइड है उनके जो KSP मान है वो थर्ड वाले से ज्यादा होता है। तो हम ये चाहते हैं थर्ड ग्रुप के अंदर थर्ड का हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का नहीं हो। इसलिए क्या करेंगे, इसका जो आयनिक गुणनफल है वो केवल थर्ड वालों के KSP से ज्यादा होना चाहिए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वालों के KSP से कम होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं OH आयन की सांद्रता केवल थर्ड वालों से ज्यादा हो, फोर्थ, फिफ्थ वालों से कम हो। इसलिए उस OH आयन की सांद्रता को कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने NH4OH के साथ में NH4Cl मिला दिया। NH4Cl क्या करेगा, कॉमन आयन की वजह से NH4OH का आयनन कम करेगा और OH आयन की सांद्रता उतनी मिलेगी जितनी अपने को जरूरत है, मतलब थर्ड वालों से ज्यादा, फोर्थ वालों से कम। इसलिए बोल दिया जाता है थर्ड ग्रुप में थर्ड का ही हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिले, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का ना मिले, इसलिए हम NH4OH के साथ में NH4Cl मिला देते हैं। ये लिखा मैंने। थर्ड समूह के गुणात्मक विश्लेषण हेतु NH4OH को मिलाने से पहले NH4Cl की उपस्थिति अनिवार्य है, कारण NH4OH का आयनीकरण समान प्रभाव के कारण कम हो जाता है, अतः OH की सांद्रता कम हो जाती है। कम होने का मतलब फोर्थ, फिफ्थ वालों से कम हो रही है, थर्ड वालों से तो ज्यादा है। केवल थर्ड समूह के धातु हाइड्रोक्साइड का कम KSP मान के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं, जबकि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स समूह के धातु हाइड्रोक्साइड नहीं हो पाते, इनका KSP मान ज्यादा होता है। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ ग्रुप पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप के जो रेडिकल है ये आते हैं बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम +2। याद करने का तरीका BSc B4 बेरियम +2, S4 स्ट्रोंशियम +2 और C4 कैल्शियम +2। ठीक है, अब आपको एक बात बता देते हैं, जो फिफ्थ ग्रुप के हमारे जो रेडिकल है इनका जो अवक्षेपण है वो आपको इसी क्रम में करना है। सबसे पहले आप बेरियम +2 का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप करेंगे स्ट्रोंशियम +2 का और उसके बाद आप करेंगे कैल्शियम +2 का। आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले बेरियम, इसीलिए याद करवा दिया, सबसे पहले बेरियम +2 का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद स्ट्रोंशियम +2 का और फिर करेंगे हम कैल्शियम +2 का। देखा ना, ये क्रम है जिसमें गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, इसी क्रम में गुणात्मक विश्लेषण हमको करना है। चलिए अब हम फोर्थ तक आ गए। तो फोर्थ ग्रुप से फोर्थ ग्रुप तक हमने एनालिसिस कर लिया। तो उसके बाद में क्या क्या, फोर्थ ग्रुप का जो हमें फिल्ट्रेट मिला, उसका जो छनित्र है उसके अंदर हमने सबसे पहले फोर्थ ग्रुप तो कहा गया ना, तो उसको फिल्टर करके हमने देखा। तो उसके बाद में उसके अंदर हमने अमोनियम कार्बोनेट मिला दिया। तो जैसे अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो फिफ्थ ग्रुप के ये जो रेडिकल है ये उसके साथ में मिलके जो छनित्र आया उसके अंदर आपने जो अमोनियम कार्बोनेट मिलाया, अब वो जो छनित्र है अगर उसके अंदर फिफ्थ ग्रुप के मान लो रेडिकल प्रेजेंट है, ये रेडिकल अगर प्रेजेंट है तो ये रेडिकल क्या काम करेंगे, वो जो अमोनियम कार्बोनेट आपने मिलाया उस अमोनियम कार्बोनेट के साथ मिलकर और ये फिफ्थ समूह के धातु कार्बोनेट के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, धातु कार्बोनेट का मतलब एक तरह से बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब के कार्बोनेट मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो आया उसके अंदर क्या है, फिफ्थ ग्रुप के धातु कार्बोनेट आ गए। हमने क्या किया, इसको जो फिफ्थ ग्रुप के धातु कार्बोनेट है इसको हमने एसिटिक एसिड के आधिक्य में घोला, एसिटिक एसिड के अधिक मात्रा में घोल दिया, क्योंकि ये उसके अंदर एसिटिक एसिड में घुलनशील होता है। तो जैसे इसको आप एसिटिक एसिड के आधिक्य में घोलोगे होगा क्या, आपको मिलेगा फिफ्थ समूह का धातु एसिटेट विलयन। अब आपके पास आ गए पांचवें ग्रुप के ये जो रेडिकल है इनके धातु एसिटेट विलयन मिल गए, आपको मिल गया धातु एसिटेट विलयन। ठीक है,
हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेरियम प्लस 2 का परीक्षण कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं इसमें बेरियम प्लस 2 आयन है नहीं है। हमारे पास क्या है, धात्विक एसीटेट विलयन है। उस वो जो धात्विक एसीटेट विलयन है, उस धात्विक एसीटेट विलयन के अंदर वो जो धात्विक एसीटेट विलयन है, उस धात्विक एसीटेट विलयन के अंदर मैंने उसके अंदर मिला दिया K2CrO4। क्या मिला देता हूं, K2CrO4 मिला देता हूं। तो जैसे मैंने K2CrO4 मिलाया, अगर उसके अंदर बेरियम प्लस 2 आयन होगा तो वो K2CrO4 के साथ मिलके BaCrO4 का पीला अवक्षेप मिल जाएगा, क्योंकि इसका Ksp मान कम होता है, इसका Ksp मान कम होता है तो इसका अवक्षेप हो जाएगा। हाँ, वो जो है बनेगा तो वो भी आपके पास में स्ट्रोंशियम CrO4 क्रोमेट बन जाएगा। उसके अलावा आपके पास में कैल्शियम का क्रोमेट बनेगा, पर उनका Ksp मान ज्यादा होगा तो उन दोनों का अवक्षेपण नहीं होगा, केवल बेरियम का ही अवक्षेप मिलेगा। ये लीजिए, ये हमने बेरियम आयन को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, ये लिखा ना, स्ट्रोंशियम SrCrO4 और CrO4 इनका Ksp मान अधिक होने की वजह से इनका अवक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इसको फिर फिल्टर कर लिया, इसको फिल्टर का बेरियम आयन तो अलग हो गया ना, अब इसको फिल्टर कर लिया। इसका जो छनित्र है उसके अंदर कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, एक स्ट्रोंशियम प्लस 2 होगा और कैल्शियम प्लस 2 आयन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे अमोनियम सल्फेट। जैसे हम अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट मिलाते क्या होगा, स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा और कैल्शियम सल्फेट बनेगा। पर स्ट्रोंशियम सल्फेट का Ksp मान कम होता है, कैल्शियम सल्फेट का Ksp मान उच्च होता है, तो मतलब स्ट्रोंशियम सल्फेट अवक्षेप होगा और कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेपण नहीं होगा। तो हमको स्ट्रोंशियम का भी हमने पता लगा लिया है। उसके बाद जो आया, उसका जो छनित्र आया, उसके अंदर कैल्शियम प्लस 2 आयन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम मिला देते हैं अमोनियम ऑक्सलेट, तो अमोनियम ऑक्सलेट के साथ मिलके ये कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्योंकि इसका Ksp मान कम होता है, तो ये हमने कैल्शियम ऑक्सलेट को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है जी, ये तुमने क्या किया, इसको इसी ऑर्डर में परफॉर्म कर लिया। हाँ, अगर आप कहें, अगर हम बेरियम प्लस 2 का टेस्ट पहले नहीं करें और बेरियम के पहले हम स्ट्रोंशियम का कर दें, स्ट्रोंशियम से पहले हम कैल्शियम का कर दें, तो क्या होगा, इन सवालों के जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, समझते हैं इसको भी। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि बेरियम प्लस 2 से पहले मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले बेरियम प्लस 2 का बेरियम का टेस्ट करेंगे, उसका स्ट्रोंशियम है और फिर कैल्शियम है। हाँ, आप बोलते हैं कि नहीं, हम बेरियम का नहीं करें, हम सबसे पहले अगर स्ट्रोंशियम कर लें तो क्या होगा, सबसे पहले हम कैल्शियम कर लें तो क्या होगा। तो इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बेरियम प्लस 2 से पहले यदि स्ट्रोंशियम प्लस 2 का परीक्षण होगा तो क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, बेरियम का नहीं किया और सबसे पहले आपने स्ट्रोंशियम का किया। अच्छा, आपको पता है स्ट्रोंशियम का परीक्षण करने के लिए आप क्या करते थे, अमोनियम सल्फेट मिलाते थे। तो हुआ क्या, आपके पास में वो जो धात्विक एसीटेट विलयन था, आपके पास में धात्विक एसीटेट विलयन था, आप उसके अंदर क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे। जैसे आपने अमोनियम सल्फेट मिलाया, होगा क्या, बेरियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट और एक साथ में बनेगा कैल्शियम सल्फेट, तीनों बनेंगे। पर कैल्शियम सल्फेट का Ksp मान तो ज्यादा होता है, पर बेरियम और स्ट्रोंशियम सल्फेट का Ksp मान कम होगा, तो इन दोनों का अवक्षेपण एक साथ हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया। अगर आप बेरियम से पहले स्ट्रोंशियम का करोगे तो स्ट्रोंशियम और बेरियम दोनों का एक साथ अवक्षेप आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले बेरियम का टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको अलग करने के बाद ही आप स्ट्रोंशियम का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, आपने बोला कि नहीं, मैं तो बेरियम प्लस 2 का भी नहीं करूंगा, स्ट्रोंशियम प्लस 2 का भी नहीं करूंगा, और मैं तो डायरेक्ट ही कैल्शियम का टेस्ट परफॉर्म करूंगा। कैल्शियम का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने अमोनियम ऑक्सलेट मिलाया, तो होगा क्या, आपके पास में जो धातु एसीटेट विलयन है, धातु एसीटेट विलयन के अंदर आप जैसे अमोनियम ऑक्सलेट मिलाते हो, तो अमोनियम ऑक्सलेट मिलाते होगा क्या, आपको बेरियम ऑक्सलेट, स्ट्रोंशियम ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये तीनों के अवक्षेप मिल जाएंगे, क्योंकि इनका तीनों का Ksp मान कम होता है, तो तीनों एक साथ अवक्षेपित हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, ये जो टेस्ट है इसको इसी क्रम में फॉलो करना है। सबसे पहले बेरियम, उसका स्ट्रोंशियम और फिर उसके बाद में कैल्शियम को परफॉर्म करना है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर, ये एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस यौगिक के लिए Ksp का मान अधिकतम होगा, किसका Ksp अधिकतम होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और एक लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Ksp मान बताना किसका अधिकतम होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं,
ये जो क्षार धातु होते हैं, ये जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड है, इनकी Ksp का मान सबसे ज्यादा होते हैं। तो लिख भी दिया मैंने, क्षार धातु वो क्षारीय मृदा धातु के Ksp का मान अधिक होता है, इसलिए आंसर दिया जाएगा 4th, क्योंकि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का Ksp मान सबसे ज्यादा होगा। वैसे भी आपको बताऊं, जैसे थर्ड का हाइड्रोक्साइड है, थर्ड का हाइड्रोक्साइड लिया, फोर्थ का हाइड्रोक्साइड लिया, फिफ्थ का हाइड्रोक्साइड लिया, सिक्स का हाइड्रोक्साइड लिया, ये जो हाइड्रोक्साइड है ना, इनका बेसिकली ये Ksp के मान के बढ़ते क्रम में ही है। मतलब सेकंड वालों का Ksp कम होगा, थर्ड वालों का उससे ज्यादा, फोर्थ वालों का और ज्यादा, और फिफ्थ वालों का उससे भी ज्यादा होता है। तो ये मैग्नीशियम तो वैसे भी आपका सिक्स ग्रुप में, इसका मतलब इसका Ksp मान सबसे ज्यादा होता है। ये मैंने आपको गुणात्मक विश्लेषण के बारे में समझा दिया है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बफर विलियन, इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर विलियन का क्या मतलब होता है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं। बफर विलियन का मतलब होता है कि एक ऐसा विलियन जिसके अंदर अगर थोड़ी मात्रा में अम्ल और क्षार मिला दिया जाए तो उसकी वजह से उसका पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे विलियन जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर वो अपने अंदर पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, ऐसे विलियन को बोल दिया जाता है बफर विलियन। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिखी हमने, वह विलियन जिनमें थोड़ी मात्रा का मतलब अप टू 1%, वह विलियन जिनमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर वह पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, बफर विलियन कहलाते हैं। मतलब ऐसा विलियन जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में अगर आप अम्ल और क्षार मिला दें, थोड़ी मात्रा का मतलब अप टू 1%, तो वो अपने पीएच का परिवर्तन का विरोध करता है, ऐसे विलियन को बोल दिया जाता है बफर विलियन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बफर विलियन जो होता है ना, बफर विलियन को तनु करने पर उसकी पीएच में परिवर्तन नगण्य मात्र होता है। ऐसे बोल सकते हैं, बफर विलियन को तनु करने पर पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, बफर विलियन है, आप अगर इस बफर विलियन को लंबे समय तक रखेंगे तो इसके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, बफर विलियन का पीएच मान तनु करने पर नियत रहता है। अगला पॉइंट हमने लिख दिया, बफर विलियन को लंबे समय तक रखने पर पीएच अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये तो मैंने बफर विलियन के बारे में जनरल पॉइंट समझा दिया। अब आपको समझा देते हैं बफर विलियन के प्रकार। बफर विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, सामान्य बफर, दूसरा होता है मिश्रित बफर, जिसको बोल दिया जाता है मिक्स्ड बफर। तो हमने लिखा बफर विलियन के प्रकार दो प्रकार के, एक तो होता है सिंपल बफर, इसको बोला हमने सामान्य बफर, और दूसरा लिखा हमने मिक्स्ड बफर को बोल दिया जाता है मिश्रित बफर। मिश्रित जो बफर है वो भी दो प्रकार का है, एक तो होता है अम्लीय बफर और एक होता है क्षारीय बफर। तो कुल मिला के बात ये, बफर विलियन दो प्रकार के, एक है सामान्य बफर, एक है मिश्रित बफर, और जो मिश्रित बफर है वो भी दो प्रकार का है, एक होता है अम्लीय बफर और एक होता है क्षारीय बफर। ठीक है, वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सिंपल बफर, सामान्य बफर के बारे में। ठीक है, चलिए जी। सामान्य बफर किसे बोलते हैं, तो सामान्य बफर होता है द्रुबल अम्ल और जो द्रुबल क्षार से जो लवण बनता है उसका जलीय विलयन सामान्य बफर की तरह कार्य करता है। सामान्य बफर क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस का जो लवण है उसका जो जलीय विलयन है वो सामान्य बफर की तरह काम करता है। तो लिखा भी मैंने, aqueous solution of salt of weak acid and weak base act as simple buffer। हिंदी में लिख दिया हमने, द्रुबल अम्ल तथा द्रुबल क्षार से बने लवण का विलयन। तो ध्यान रखें, सिंपल बफर किसे बोला जाता है, सिंपल बफर बोला जाता है द्रुबल अम्ल और जो द्रुबल क्षार है, द्रुबल अम्ल और द्रुबल क्षार के लवण का जो जलीय विलयन है इसको बोल दिया जाता है सिंपल बफर, इसको बोल दिया जाता है सामान्य बफर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया CH3COONH4, ये एक सिंपल बफर का एग्जांपल है। कैसे, CH3COONH4 में क्या होगा, एक तो एसिटिक एसिड है और दूसरा NH4OH है, इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ लवण है, तो सामान्य बफर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने AgCN AgOH और HCN से मिलके बना हुआ है, AgOH वीक बेस हो गया, HCN वीक एसिड हो गया, यानी AgCN वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, इसका मतलब ये भी सामान्य बफर की तरह काम करेगा। अगला एग्जांपल लिखा मैंने NH4CN जो है वो NH4OH और HCN से मिलकर बना हुआ है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, तो ये भी सामान्य बफर की तरह कार्य करता है। ये सब हमारे सामान्य बफर है। ठीक है,
आपको पता है हमने जब लवण जल अपघटन में बताया था तो जो वीक एसिड और वीक बेस है, वीक एसिड वीक बेस का जो लवण है उसका पीएच का फॉर्मूला बताया था ना, तो सामान्य बफर का पीएच का फॉर्मूला भी वो का वही बन जाएगा। तो फॉर्मूला बताया था ना कि इसका जो पीएच है लगभग 7 होता है, तो फॉर्मूला याद करो, पीएच बराबर बताया था 7 + pK/2 - pKb/2। तो ये सामान्य बफर की पीएच को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, सामान्य बफर की पीएच का फॉर्मूला होता है, ये तो हमने आपको समझा दिया सामान्य बफर। अब हम आते हैं मिश्रित बफर पर। नेक्स्ट हमने ले लिया, अच्छा सामान्य बफर लिया ना, इसकी क्रियाविधि भी समझा देता हूं। देखो सामान्य बफर CH3COONH4 है। अब बफर की तरह कैसे काम करता है तो इसकी क्रियाविधि समझा देते हैं। CH3COONH4 है, जलीय विलयन का मतलब इसमें आपने जल मिलाया तो आपको क्या मिलेगा, CH3COOH + NH4OH मिलेगा। ये तो लवण है, ये तो लवण है, तो लवण है इसका तो आयनन कर दिया हमने, CH3COO एस्टेटाइन + NH4 प्लस H2, इससे बन गया एसिटिक एसिड + NH4OH। ये तो इसकी अभिक्रिया लिख दी। अब मैंने क्या किया, मैं आपको ये तो देखना है ना, ये तो बफर हो गया, आपने बोला ये बफर है, अगर ये बफर है तो क्या होना चाहिए, इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या थोड़ी मात्रा में क्षार मिला है तो पीएच में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे केस 1 लिया, मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। स्मॉल अमाउंट का मतलब बोला था ना 1% तक, तो मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 2 केस बनाते हैं। एक केस तो क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करके देखेंगे, और एक केस हम स्ट्रॉन्ग बेस मिला के आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने जैसे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, अब होगा क्या देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते होगा क्या, ये जो एस्टेटाइन होगा वो एस्टेटाइन स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ आयन से क्रिया करके और CH3COOH बना लेगा, और CH3COOH तो क्या वीक एसिड है जिसका आयनन नगण्य मात्र होता है। इसका मतलब विलयन के अंदर मुक्त H+ आयन अनुपस्थित है, ये लिखा ना। पीएच जो होता है ना, पीएच बेसिकली फ्री H+ आयन और फ्री OH आयन पर डिपेंड करता है। अगर फ्री H+ आयन प्रेजेंट हो और फ्री OH आयन प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे पीएच में परिवर्तन हो गया। पर देखो क्या हुआ, हमने जो एसिड मिलाया उसका जो H+ आयन है उसने एस्टेटाइन के साथ क्रिया करके वीक एसिड एसिटिक एसिड बना लिया, जिसका फर्दन आयनन नगण्य मात्र होता है। इसका मतलब विलयन के अंदर फ्री H+ आयन ही अनुपस्थित होगा, तो पीएच में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो देखा हमने, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने पर पीएच में बदलाव नहीं आया, इसका मतलब ये एक बफर विलयन होता है। लिखा ना हमने, पीएच डिपेंड ऑन फ्री H+ एंड OH आयन, यानी पीएच में परिवर्तन कब दिखाई देगा, जब विलयन के अंदर फ्री H+ आयन और फ्री OH आयन प्रेजेंट हो, तो हम बोलेंगे पीएच में परिवर्तन हो रहा है। अगर फ्री H+ आयन और फ्री OH- आयन एब्सेंट है, इसका मतलब पीएच में परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर एब्सेंट है, हमने बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने पर इसका पीएच में बदलाव नहीं आया, मतलब ये बफर की तरह काम कर रहा है। ये तो केस 1 लिया, इसी प्रकार से एक केस और बना देता हूं जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला के देख लेते हैं। केस 2 ले लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड। हमने थोड़ी मात्रा में प्रबल क्षार मिला दिया। प्रबल क्षार जैसे मिलाएंगे तो प्रबल क्षार का जो OH आयन है वो क्या करेगा, वो जो अमोनियम आयन था ना, ये अमोनियम आयन, ये ना आपका अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन इस अमोनियम आयन के साथ क्रिया करके क्या करेगा, ये NH4OH बना लेगा। और NH4OH क्या दुर्बल क्षार है जिसका फर्दन आयनन नगण्य मात्र होगा, मतलब विलयन में मुक्त OH आयन ही अनुपस्थित है, तो पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने देखा कि दुर्बल अम्ल और जो दुर्बल क्षार का लवण है, इसके जलीय विलयन के अंदर अगर थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाते हैं तो इसकी वजह से इसका पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं ये एक बफर विलयन की तरह काम करता है। ये तो मैंने आपको सामान्य बफर समझा दिया। चलिए अब हम लेंगे मिक्स बफर, इसको बोला जाता है मिश्रित बफर। ठीक है, ये जो मिश्रित बफर है ये भी 2 प्रकार के, एक तो है अम्लीय बफर, एक हमारे पास है क्षारीय बफर। पहले मैं लेता हूं एसिडिक बफर, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर किससे बोलते हैं तो सुन लेना, अम्लीय बफर बोला जाता है aqueous solution of mixture of weak acid and its salt with strong base and weak base is known as acidic buffer। मतलब समझना क्या बोला इसने, एक तो दुर्बल अम्ल लेना है, अम्लीय बफर समझा रहा हूं, एक तो दुर्बल अम्ल लेना है और दूसरा वो जो दुर्बल अम्ल है उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार के साथ में बने हुए लवण का मिश्रण लेना है। क्या क्या लेना है, एक तो लिया दुर्बल अम्ल और दूसरा क्या लेना है, वो जो दुर्बल अम्ल है उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ या दुर्बल क्षार के साथ जो लवण बनेगा, उन दोनों का जो मिक्सचर है वो एक अम्लीय बफर की तरह काम करेगा। लिख भी दिया मैंने, aqueous solution of mixture of weak acid, एक तो weak acid and its salt with strong base oblique weak base is known as acidic buffer। आप हिंदी में समझिए, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार का
दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार के साथ बने हुए लवण का जलीय विलयन का मिश्रण अम्लीय बफर की तरह कार्य करता है। एक बात तो ये होगी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एसिडिक बफर, ये भी बोल सकते हैं कि एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए, एक तो वीक एसिड होना चाहिए और दूसरा उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट होना जरूरी है। मतलब एक तो वीक एसिड हो और दूसरा उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट बहुत जरूरी है, कॉन्जुगेट ही होना चाहिए। लिखा हमने फॉर एसिडिक बफर कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड मस्ट बी प्रेजेंट, या ऐसे बोल सकते हैं। मतलब वही बात कि एक तो वीक एसिड हो और दूसरा उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। अगर ये है तो वो एक अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा। ठीक है जी, अगला पेज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, वन बाय वन को चेक करते हैं, इनमें से देखते हैं कौन अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा और कौन अम्लीय बफर की तरह कार्य नहीं करेगा। सवाल पूछा जाता है निम्न में से अम्लीय बफर की तरह कौन कार्य करेगा, कौन कार्य नहीं करेगा। तो पहचानने का तरीका क्या है, एक तो अम्लीय बफर कैसे देखना है, एक तो दुर्बल अम्ल होना चाहिए और दूसरा उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। आपको ये भी याद होगा कॉन्जुगेट के अंदर, कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्म में एक H+ और एक OH आयन का अंतर होता है। देख लीजिए, हमने लिया CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस CH3COONA, तो बिल्कुल बफर की तरह काम करेगा। ये तो हो गया दुर्बल अम्ल और ये प्रबल क्षार के साथ में बना हुआ इसका लवण, तो ये दोनों मिलेंगे तो एक अम्लीय बफर बना लेगा। नेक्स्ट HF ले लिया, HF वीक एसिड होता है, इसका KF के साथ लवण बना दिया, तो ये हो गया दुर्बल अम्ल और ये हो गया प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण का मिश्रण, ये भी अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट हमने ले लिया H2S के हमारा दुर्बल अम्ल हो गया और ये KHS क्या हो गया, प्रबल क्षार KOH के साथ बने वाला लवण, इसका मतलब ये भी अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट एक हमने ले लिया H2S, दूसरा हमने ले लिया K2S। ये तो दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण है, पर मैंने आपसे बोला था कि क्या होना चाहिए, दुर्बल अम्ल होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट के अंदर एक H+ का डिफरेंस होगा, जबकि यहाँ पर क्या है 2 H+ का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब फोर्थ वाला अम्लीय बफर नहीं होगा, थर्ड वाला हुआ। देखो थर्ड वाला क्यों हुआ, क्योंकि एक H+ का डिफरेंस है। बोला ना कॉन्जुगेट बहुत जरूरी है, कॉन्जुगेट तो मतलब मस्ट है, कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड बफर है और फोर्थ बफर नहीं होगा। और चलो HClO4 प्लस KClO4, HClO4 क्या प्रबल अम्ल है, जबकि दुर्बल अम्ल होना चाहिए, तो फोर्थ वाला नहीं, फिफ्थ वाला नहीं होगा। नेक्स्ट HCOOH फॉर्मिक एसिड वीक एसिड होता है। HCOO के हाँ इसके ये HCOOH का कॉन्जुगेट होगा ना HCOO-, तो ये भी एक अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट C6H5OH, ये तो वीक एसिड हो गया। C6H5ONA, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ये भी 7वां नंबर भी अम्लीय बफर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमने लिया H2CO3 प्लस Na2CO3, ये तो वीक एसिड है, पर ये आपने जो Na2CO3 लिया ये प्रबल क्षार के साथ लवण तो है पर ये कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर डिफरेंस एक प्रोटॉन का होगा, तो 8 नंबर का नहीं होगा। हाँ, अगर हम ऐसे लिख दें H2CO3 प्लस NaCO3, तो 9th नंबर वाला अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा, ये अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा। तो ध्यान रखना अम्लीय बफर के लिए एक तो वीक एसिड होना चाहिए, उसके साथ में उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट होना जरूरी है। नेक्स्ट H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, वीक एसिड होता है। Na2C2O4 इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है तो बफर नहीं होगा। नेक्स्ट हमने ले लिया H3PO4 प्लस NaH2PO4, H3PO4 वीक एसिड होता है, ये इसका कॉन्जुगेट है, मतलब 11 नंबर वाला बफर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमने ले लिया H3PO4 प्लस Na2H, देखो ये कॉन्जुगेट नहीं है क्योंकि इनके अंदर 2 प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 12 नंबर वाला अम्लीय बफर नहीं होगा। नेक्स्ट H3PO4 प्लस Na3PO4, ये भी बफर नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड तो है पर इसका कॉन्जुगेट नहीं है। किससे पता लगता है कॉन्जुगेट का, एक H+ का डिफरेंस है, मतलब वो कॉन्जुगेट होता है। अगर एक से ज्यादा डिफरेंस है तो फिर हम कॉन्जुगेट नहीं बोलेंगे। तो ये तो मैंने आपको ये देखना बता दिया कि किससे पता लगेगा अम्लीय बफर है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा अम्लीय बफर है, कौन सा अम्लीय बफर नहीं है, देखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दो अभी तक 2 एग्जांपल और ले रखे हमने। एक हमने ले लिया CH3COOH प्लस CH3COONH4, ये तो वीक एसिड हो गया और ये वीक बेस के साथ लवण हो गया, तो ये भी बफर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट H3BO3 बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है। NaH2BO3, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका मतलब ये भी बफर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमने लिया HCN वीक एसिड होता है। KCN इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में लवण है, तो 16 नंबर वाला भी बफर की तरह अम्लीय बफर की तरह काम करेगा। तो एक तरीका तो क्या बता दिया, अम्लीय बफर कैसे देखना है।
एक तो वीक एसिड होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, या पे से बोल दो एक तो वीक एसिड है और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ में लवण होना चाहिए, पर ध्यान रखना वो कॉन्जुगेट ही होना चाहिए। चलिए जी, एक तो ये हो गया। एक और तरीका है, आपने क्या किया, एक तो वीक एसिड मिलाया और एक आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया। एक तो क्या लेना है, वीक एसिड मिलाना है। सपोज वीक एसिड की नॉर्मलता N1 है, V1 उसका आयतन है, तो N1 V1 उसके ग्राम तुल्यांक हो गए, और जो प्रबल क्षार है उसके ग्राम तुल्यांक है N2 V2। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक तो वीक एसिड मिला रहे हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं। ठीक है, वीक एसिड के ग्राम तुल्यांक N1 V1 है और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके ग्राम तुल्यांक N2 V2 है। अब देखो, अब इसके केस क्या बना है, अगर मान लो ऐसा है N1 V1 बराबर N2 V2 है, मतलब एक तरह से अम्ल और क्षार के ग्राम तुल्यांक बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को पूर्ण उदासीन करेंगे और लवण बनेगा। इस केस का मतलब ये हुआ, अगर आप इन दोनों को मिला रहे और दोनों के ग्राम तुल्यांक अगर आपने बराबर मिला है तो क्या कहेंगे, लवण बनेगा। लवण भी कौन सा बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण बनेगा, और इसका pH 7 से ज्यादा, यानी इसका pH 7 से ज्यादा, और इसका फॉर्मूला तो हमें आता भी ना, pH बराबर लिखते हैं ना अपन, pH बराबर 7 प्लस pK/2 प्लस 1/2 log C। ये तो इसका केस बनेगा। हाँ, अगर ऐसा है N1 V1 का मान N2 V2 से ज्यादा है, सुनना, N1 V1 का मान N2 V2 से ज्यादा है, तो होगा क्या, समझना, होगा क्या, अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, इसको किसके साथ मिला दिया, प्रबल क्षार के साथ मिला दिया। इसको समझना, ये तो आपका वीक एसिड है, ये तो वीक एसिड है, आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया, तो होगा क्या, एक तो आपको सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ में ये वाटर मिलेगा। आपने बोला इसका ग्राम तुल्यांक N1 V1 ले लिया, इसका ग्राम तुल्यांक आपने क्या ले लिया, N2 V2 ले लिया, और N1 V1 का मान N2 V2 से अगर ज्यादा है तो होगा क्या, विलेन में जैसे इनको मिलाओगे और N1 V1 ज्यादा है तो N2 V2 तो पूरा खर्च हो जाएगा और ये लवण बनेगा, और उसके साथ में विलेन के अंदर वीक एसिड भी बचेगा, यानी जो अंतिम विलेन है उसके अंदर वीक एसिड भी होगा और इसका लवण भी होगा। तो यार वीक एसिड हो गया और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लवण होगा, तो ये तो बफर विलेन बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब आप अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हो, अगर आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हो, अगर दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर है तो लवण बनेगा, तो लवण का pH निकालना है। हाँ, अगर अम्ल के ग्राम तुल्यांक ज्यादा है तो दोनों को मिलाने पर अम्ल बफर बनेगा, फिर हम बफर विलेन के pH का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखा मैंने, अगर N1 V1 का मान N2 V2 से ज्यादा है तो इस केस में बनेगा एसिडिक बफर, और फिर एसिडिक बफर का जो pH का फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। ठीक है, इस पर सवाल किस प्रकार के बनेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि अम्लीय बफर किस केस में बन सकता है। तो एक केस तो हमने क्या बता दिया, दुर्बल अम्ल और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा केस क्या समझा दिया कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिला दो और उसके अंदर भी दुर्बल अम्ल के ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार से अगर ज्यादा है तो उन दोनों को मिलाने पर अम्लीय बफर बनेगा। हाँ, अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाया और दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर है तो फिर लवण का निर्माण होगा, फिर बफर नहीं बनेगा। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है जी, एग्जाम्पल एक हमने ले लिया CH3COOH प्लस CH3COON है, इसको लेके इसकी क्रियाविधि समझा देता हूं। ठीक है, CH3COOH ये तो वीक एसिड हो गया, CH3COON है तो इससे हमको एस्टेटाइन मिलेगा। ये Na+ आयन तो दर्शक आयन होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसकी क्रियाविधि समझा रहा हूं। क्रियाविधि में क्या बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, अगर स्मॉल अमाउंट में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने पर इसका pH नहीं बदलेगा, इसका मतलब बफर विलेन बनेगा। केस 1 क्या लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल मिलाने पर, इसका मतलब थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल मिलाने पर, जैसे आपने प्रबल अम्ल मिलाया, प्रबल अम्ल मिलाने का मतलब एक तरह से आपने H+ आयन मिलाया, तो होगा क्या, ये जो बफर विलेन है इसमें एस्टेटाइन है, वो एस्टेटाइन इस H+ आयन से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एस्ट्रिक एसिड बनाएगा। जिस जो वीक एसिड है इसका फर्दर आयन नगण्य मात्र होगा। इसका मतलब विलेन में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो वो जो H+ आयन है वो फ्री उपलब्ध नहीं है, मतलब इसका pH नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड। आप थोड़ी मात्रा में प्रबल क्षार मिला दो, जैसे आप प्रबल क्षार मिलाओगे तो प्रबल क्षार का OH आयन क्या करेगा, ये जो एसिटिक एसिड है इसके साथ क्रिया करेगा, इसके साथ क्रिया करके एक तो बनाएगा एस्टेटाइन और एक बनाएगा वाटर। आप देख सकते हैं इसके अंदर मुक्त OH आयन नहीं है, इसका मतलब ये भी, इसमें भी pH में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर pH में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक बफर की तरह काम कर रहा है और ये भी है अम्लीय बफर। ठीक है, तो ये अम्लीय बफर हो गया, ये हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक,
अब आपको ये सिखा देते हैं कि जो अम्लीय बफर है इसका पीएच कैसे निकालेंगे। तो हमने नेक्स्ट लिखा पीएच ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर तो बन गया, अब इसका पीएच भी निकाल लाना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत करें। एसिडिक बफर, तो एसिड आपने वीक लिया, तो वीक एसिड जैसे लिया ना, एक एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है, इसका आयनन होगा तो एस्टेटाइन मिलेगा, आपको H+N मिलेगा। इसका आयननिक स्थिरांक लिखेंगे हम K, तो K बराबर क्या होगा, एस्टेटाइन इंटू H+N अपॉन एसिटिक एसिड। यहाँ तक आ गया। यहाँ से अपन H+N की सांद्रता निकाले, तो H+N की सांद्रता क्या होगी, K इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एस्टेटाइन। यहाँ तक अपन पहुंच गए। इसका लॉग ले लेते हैं। इसका लॉग लेंगे तो लिखेंगे log H+ इक्वल टू log K प्लस log ऊपर आ जाएगा एसिटिक एसिड अपॉन नीचे आ जाएगा एस्टेटाइन। ठीक है, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस आया तो माइनस log H+, इसकी जगह तो लिखा मैंने pH। यहाँ माइनस log K आया, उसकी जगह लिखा मैंने PK। और यहाँ आ गया माइनस log ऊपर एसिटिक एसिड और अपन आ गया एस्टेटाइन। इनको ऊपर नीचे करके यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो फॉर्मूला बना pH बराबर PK प्लस log ऊपर लिखा एस्टेटाइन अपॉन एसिटिक एसिड। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं pH बराबर PK प्लस log एस्टेटाइन का मतलब एक तरह से लवण की सांद्रता और नीचे लिखा हमने अम्ल की सांद्रता। तो इसका फॉर्मूला बना pH बराबर, फॉर्मूला याद कर लीजिए, pH बराबर PK प्लस log ऊपर आ रहा है लवण की सांद्रता और नीचे आ रहा है अम्ल की सांद्रता। ये जो समीकरण है, ये जो फॉर्मूला, इसको बोल दिया जाता है हेंडरसन समीकरण। लिखा हमने हेंडरसन समीकरण, हेंडरसन इक्वेशन। इस फॉर्मूले को बोल दिया जाता है हेंडरसन समीकरण। तो आपको तो फॉर्मूला याद करना है। जब भी अम्लीय बफर का विलयन हो तो उसका pH का फॉर्मूला बन गया pH बराबर pKa प्लस log लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया अम्लीय बफर की pH निकालने का। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझा रहे pH रेंज ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का pH परास, एसिडिक बफर का pH परास। अब आपको ये तो समझ में आने लग गया कि एसिडिक बफर बनाना है तो दुर्बल अम्ल लेना है, उसके साथ में उसका जो प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल के साथ लवण को मिलाना है। पर अब ऐसा आप सोचते होंगे कि कितना भी अम्ल मिला दो, कितना भी लवण मिला दो, क्या बफर बन जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है। आपको मिलाना तो अम्ल मिलाना है और उसका संयुग्म भी मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। पर मिलाते समय भी इस बात का ध्यान रखना है, मतलब बफर की तरह कब काम करेगा, ये बफर की तरह काम तब करेगा जब लवण की सांद्रता और आप जो अम्ल मिला रहे हैं, लवण की सांद्रता और जो अम्ल की सांद्रता है, सांद्रता का जो अनुपात है वो कम से कम 0.1 हो और अधिकतम से अधिकतम 10 हो। मतलब एक तरह से समझिए कि आपने लवण लिया और अम्ल लिया ना, तो उनकी जो सांद्रता का अनुपात है, सांद्रता है लवण की सांद्रता अपन अम्ल की सांद्रता, उसका अनुपात कम से कम 0.1 होना चाहिए और अधिकतम से अधिकतम 10 होना चाहिए। हाँ, अगर लवण और अम्ल की सांद्रता का अनुपात 0.1 से कम है तो वो बफर की तरह काम नहीं करेगा, 10 से ज्यादा है तो भी बफर की तरह काम नहीं करेगा। मतलब एक तरह से इनका अनुपात कम से कम 0.1 हो और अधिक से अधिक 10 हो, तभी वो बफर की तरह काम करेगा। इसी से हम इसकी pH परास निकाल देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, pH बराबर क्या लिखेंगे, pH बराबर क्या लिखा, फॉर्मूला था ना pH बराबर PK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड, सोल्ट अपॉन एसिड। तो सोल्ट अपॉन एसिड की जगह एक बार मैंने 0.1 रखा, एक बार मैंने 0.1 रखा, तो 0.1 रखते ही आ जाएगा pH बराबर PK माइनस 1। एक बार मैंने इसकी जगह 10 रखा तो ये आ जाएगा pH बराबर PK प्लस log 10 1, तो आ जाएगा pH बराबर PK प्लस 1। इसका मतलब एक तरह से ये हुआ, इसका pH परास बनेगा pH बराबर PK प्लस माइनस 1, ये इसकी pH परास का फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब अम्लीय बफर जो होता है ना, उसका जो pH मान होगा ना, वो कितना होगा, pH बराबर PK प्लस माइनस 1। जैसे मान लो कोई अम्ल आपने लिया, उसका PK का मान है 4.74, आपने कोई अम्ल लिया, उसका PK का मान कितना है, 4.74 है। इसका मतलब ये हुआ उस अम्ल को लेके आप जो बफर बनाओगे, उस बफर का pH कम से कम उसका pH मिनिमम से मिनिमम उसका pH 3.74 हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम उसका pH 5.74 हो सकता है, क्योंकि pH परास आ जाएगी ना,
ये तो बोला pK प्लस माइनस 1, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कोई अम्ल है उसका pK का मान अगर 4.74 है तो इस अम्ल को लेके हम 3.74 से लेके 5.74 के बीच में pH का बफर विलेन बना सकते हैं। अगर आप चाहो कि एक अम्ल आपने लिया जिसका pH है 4.74 और आप बोलो मैं pH बराबर 3 का विलेन बनाऊंगा तो ये असंभव है। तो ये मतलब आप अम्लीय बफर जो बनाना चाहते हो ना उसका जो pH है वो कितना होगा वो डिसाइड करता है वो जो अम्ल आपने काम में लिया उस अम्ल के pK का मान कितना है। तो आप तो अम्लीय बफर का pH परास याद कर लीजिए, ये परास होता है pH बराबर pKa प्लस माइनस 1। ठीक है जी, ये मैंने आपको अम्लीय बफर का pH परास भी सिखा दिया है। ठीक है, एक बात और सिखाते हैं आपको, मैक्सिमम बफर एक्शन फॉर एसिडिक बफर। मतलब हम आपको समझा दें ये जो अम्लीय बफर है इसकी अधिकतम बफर क्षमता, मतलब ये बताना चाह रहे भाई बफर तो बन गया पर आपको ये बताना चाह रहे ये जो बफर है ना ये मोस्ट इफेक्टिव मतलब सबसे पावरफुल कब काम करेगा। तो उसने क्या बोला कि आपका जो बफर है वो मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, जब लवण की सांद्रता और अम्ल की सांद्रता का अनुपात 1 होगा, उस केस में आपका बफर होगा मोस्ट इफेक्टिव। तो आप एक काम करें, इसका जो pH का फॉर्मूला होता है ना उसके अंदर लवण की सांद्रता अपन अम्ल की सांद्रता की जगह रखो 1, तो 1 रखते ही आ जाएगा pH बराबर pK। तो इस बात का ध्यान रखना, बफर की अधिकतम बफर क्षमता जो है वो कब होगी, जब लवण की सांद्रता और अम्ल की सांद्रता का अनुपात 1 होगा तब हमारा बफर होगा मोस्ट इफेक्टिव। उस केस में pH आता है pK के बराबर। तो हमने अभी जो बात कर रहे थे ना कि किसी अम्ल का pK अगर 4.74 है तो इस अम्ल को लेके हम ये बोल सकते हैं इसकी जो बफर विलेन बनेगा उसकी अधिकतम बफर क्षमता भी 4.74 ही होगी। ठीक है जी, ये हमने आपको अम्लीय बफर के बारे में समझा दिया। अब हम ले रहे हैं आपके लिए क्षारीय बफर। अम्लीय बफर समझ में आ गया ना, तो एग्जैक्टली इसकी अब 2 कॉपी करनी है, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अम्लीय बफर क्या बोला, एक तो वीक एसिड हो और उस वीक एसिड का दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार के साथ लवण हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तो दुर्बल क्षार होना चाहिए, एक तो दुर्बल क्षार हो, उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल के साथ में लवण होना चाहिए। देखो, एक्व सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट, वीक बेस दुर्बल क्षार और उसका इट्स सोल्ट इसका लवण किसके साथ में हो, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में हो या फिर वीक एसिड के साथ में हो। तो सीधा सीधा वही कहानी है, एक तो दुर्बल क्षार होना चाहिए, एक तो दुर्बल क्षार हो और दूसरा वो जो दुर्बल क्षार है उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल के साथ बने हुए लवण का मिश्रण होना चाहिए। ये तो नंबर 1 हो गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक तो दुर्बल क्षार होना चाहिए और दूसरा उसका संयुग्मी अम्ल होना चाहिए। अब दुर्बल क्षार का जो संयुग्मी अम्ल होगा, ध्यान रखना उसमें 1 OH का डिफरेंस होगा, 2 OH का डिफरेंस नहीं होगा। चलिए जी एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मैंने NH4OH ले लिया और साथ में ले लिया NH4Cl, तो NH4OH तो क्या हुआ, दुर्बल क्षार हुआ। NH4Cl क्या हुआ, ये जो दुर्बल क्षार है इसका प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ लवण, तो ये जो मिश्रण है ना NH4OH और NH4Cl, ये काम करेगा एक बेसिक बफर की तरह, ये काम करेगा एक क्षारीय बफर की तरह। ये हम क्षारीय बफर के बारे में समझा रहे हैं आपको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, NH4OH ले लिया और अमोनियम सल्फेट प्रबल अम्ल के साथ लवण तो ले लिया, ये भी प्रबल अम्ल के साथ लवण है, पर आप देख सकते हैं NH4OH और इसके अंदर 2 OH का डिफरेंस आ रहा है, 2 OH का डिफरेंस है ना, तो ये आपका 2 OH का डिफरेंस है, तो ये एक बफर विलियन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट NH4OH, उसके साथ में हमने क्या ले लिया, NH4OH लिया और क्या लिया, NH4I ले लिया, तो ये भी वही है, दुर्बल क्षार है और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल HI के साथ बना हुआ लवण है, तो ये भी एक क्षारीय बफर की तरह काम करेगा, बिल्कुल उसकी जैसे कहानी है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है, आपको क्या करना है, एक तो दुर्बल क्षार लेना है, जैसे अम्लीय बफर में क्या समझाया था, किस किस को मिलाना था, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाना था और दुर्बल अम्ल के ग्राम तुल्यांक ज्यादा रखने थे। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एक तो दुर्बल क्षार लेना है, और दूसरा प्रबल अम्ल को मिलाना है और दुर्बल क्षार के ग्राम तुल्यांक ज्यादा रखने। ये लीजिए, एक तो वीक एसिड है और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाना है। वीक बेस है, एक तो हमारा वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार को अंदर हमको प्रबल अम्ल मिलाना है। मैंने मान लिया दुर्बल क्षार के ग्राम तुल्यांक N1V1 है, प्रबल अम्ल के ग्राम तुल्यांक N2V2 है। अगर N1V1 बराबर N2V2 हो
N1V1। अगर N1V1 बराबर N2V2 हो तो हम क्या बोलेंगे, लवण बन जाएगा। और लवण कौन सा बनेगा, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ लवण बन जाएगा। और उसका पीएच सभी जानते हैं 7 से कम होता है, ये आ जाएगा। हाँ, अगर N1V1 मतलब जो दुर्बल क्षार है उसके ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल से ज्यादा है, N1V1 का मान N2V2 से ज्यादा है, इस केस में फिर बनेगा क्षारीय विलयन, ये बेसिक बफर बन जाता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके इसकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया NH4OH प्लस NH4Cl, ये क्षारीय बफर होता है। तो इसकी क्रियाविधि में क्या देखेंगे, पहले तो हम थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल मिला के देखेंगे, फिर थोड़ी मात्रा में प्रबल क्षार मिला के देखेंगे। केस 1 ले लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल मिलाने पर, प्रबल अम्ल जैसे मिला है तो इसका मतलब आपने H+N मिला है, ये H+N मिला है। अब होगा क्या, बफर विलयन के अंदर जो NH4OH है वो NH4OH क्या करेगा, इस H+N के साथ क्रिया करके हमको देगा एक तो अमोनियम आयन और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। आप देख सकते हैं जैसे हमने H+N मिला है वो उसके अंदर फ्री उपलब्ध नहीं है, मतलब पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ। तो पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब बफर विलयन है। इसका दूसरा केस, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एडेड, थोड़ी मात्रा में क्या मिला दिया, प्रबल क्षार मिला दिया। प्रबल क्षार मिला है आपने, OH आयन मिला दिया, तो अमोनियम आयन क्या करेगा, उस OH आयन से क्रिया करके और ये बना लेगा NH4OH। तो मुक्त OH आयन अनुपस्थित है, इसका मतलब ये भी एक ये एक बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जैसे हमने अम्लीय बफर का पीएच निकाला था, इसी प्रकार से हम क्षारीय बफर का भी पीएच निकालना सिखाएंगे। तो नेक्स्ट लिखा हमने पीएच ऑफ बेसिक बफर का पीएच, वो हमने एसिटिक एसिड से निकाला था। यहाँ हमने एग्जांपल NH4OH ले लिया, NH4OH का आयन होगा, अमोनियम आयन देगा, OH आयन देगा, Kb इक्वल टू क्या होगा, अमोनियम आयन OH आयन अपॉन NH4OH होगा। यहाँ से OH आयन की सांद्रता निकालो तो OH आयन बराबर आ गया Kb इंटू NH4OH अपॉन अमोनियम आयन आ गया। ठीक है, वही तरीका, आप इसका लॉग लो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाता है POH बराबर PKB प्लस लॉग, और यह ऊपर आता है लवण और नीचे आता है क्षार। उसमें क्या आया था, pH बराबर, वहाँ pH था, यहाँ POH आ गया, यहाँ था PK और वहाँ था सोल्ट अपॉन अम्ल, बिल्कुल 2 कॉपी है। तो फॉर्मूला याद कर ले पहले तो फॉर्मूला बन गया POH बराबर, फॉर्मूला है POH बराबर PKB प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन क्षार की सांद्रता, इसको भी बोल दिया जाता है हेंडरसन समीकरण, यही होती है हेंडरसन समीकरण। ठीक है, तो अम्लीय बफर का pH भी बता दिया और क्षारीय बफर का भी pH बता दिया। ठीक है, अब वही उसी प्रकार से pH रेंज ऑफ बेसिक बफर का pH रेंज, pH परास सेम तरीका है। बफर विलयन बने उसके लिए जरूरी क्या है, लवण की सांद्रता और जो क्षार है उसकी सांद्रता का अनुपात कम से कम 0.1 हो, अधिकतम से अधिकतम 10 हो। तो जब फॉर्मूले में रखेंगे तो pH परास आ जाती है, POH बराबर आ जाता है PKB प्लस माइनस 1। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है अधिकतम बफर क्षमता कब होगी, तो वही तरीका, अधिकतम बफर क्षमता कब होगी, जब लवण और जो क्षार है उसकी सांद्रता का अनुपात 1 होगा, यानी POH बराबर PKB के बराबर होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अधिकतम बफर क्षमता की कंडीशन में POH बराबर PKB आ जाता है, POH बराबर आ जाएगा PKB के। ठीक है, अब यहाँ बफर क्षमता, जो बफर कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी एक बफर का एक लास्ट टॉपिक और है वो भी बता देता हूँ। बफर क्षमता इसको बोला हमने बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी किसे बोला जाता है ना, बफर कैपेसिटी का मतलब ये होता है आपने 1 लीटर, वैसे हम बोलते हैं कि बफर विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जिसके थोड़ी मात्रा का मतलब 1% तक आपने अम्ल क्षार मिलाया तो उसके pH में परिवर्तन ना हो, उसको बोला जाता है बफर विलयन। ठीक है, बफर क्षमता किसे समझा रहे, बफर क्षमता बता रहे कि हमारे पास में 1 लीटर बफर विलयन है, 1 लीटर मेरे पास बफर विलयन है, मेरे को क्या करना है, वो जो 1 लीटर बफर विलयन है उसका pH मेरे को इकाई से बदलना है। तो उसको इकाई से बदलने के लिए उसके अंदर आप जो प्रबल अम्ल, आप जो प्रबल क्षार मिलाओगे, उनके जो मोलों की संख्या है उसको बोला जाता है बफर क्षमता। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी, 1 लीटर बफर विलयन का pH, 1 लीटर बफर विलयन का pH इकाई से मतलब 1 से इकाई से परिवर्तित करने के लिए मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या बफर क्षमता कहलाती है। इसका फॉर्मूला बना B.C बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता बराबर 1 लीटर में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोल अपॉन बफर विलयन के pH में परिवर्तन। तो आप फॉर्मूला याद कर लो, बफर क्षमता का फॉर्मूला है
1 लीटर में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोल अपॉन बफर विलेन के पीएच में परिवर्तन, इसको जिसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है बफर क्षमता। ये लीजिए, ये हमने आपके लिए बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला बना दिया। ये है बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता। ठीक है जी, चलिए अब ये तो मैंने बफर कैपेसिटी के थ्योरी के बारे में आपको समझा दिया। अब जो बफर विलियन है, इस बफर विलियन पर सवाल किस प्रकार के बनते हैं, तो आइए हम अब इन सवालों के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है।